एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर वन शॉट रिवीजन। तो बच्चों, हम लोग इस वन शॉट रिवीजन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट रिवीजन। बट उससे भी पहले आप लोगों को दे देती हूँ मैं आप लोगों के काम की चीज़। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सारी एक्रोनिम्स आपको मिली गई हैं एक साथ। अब आ जाते हैं सबसे पहले द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग पे। भाई, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में से सबसे लास्ट का फंक्शन है, और यही फंक्शन होता है जो आगे के फंक्शंस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी उसको करेक्ट करता है। प्लानिंग में हमने सोच विचार का काम किया, हमने वहाँ पे गोल सेट किए। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हमने ये देखा कि गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क हमको कंप्लीट करने होते हैं। उन्हीं टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने अपने यहाँ पर स्टाफ रखा। फिर उसी स्टाफ को हमने डायरेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब बारी आती है कंट्रोलिंग के अंदर कि भाई, जो भी तुम्हें करना था तुम वो कर चुके हो। अब हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे कि जो हमने सोचा था क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, और अगर नहीं पहुँच पाए हैं तो वो कितना डिफरेंस रह गया है, और अब वो कौन सी आपने गलतियाँ करी हैं जिसको सुधार कर हम अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुँच सकते हैं। कंट्रोलिंग को इसी चीज़ की प्रोसेस कहा गया जहाँ पर हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपेयर करते हैं उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, आइडेंटिफाई करते हैं फिर डिफरेंसेस यानी कि डेविएशंस, और उन डेविएशंस को ठीक करने के लिए लेते हैं कुछ करेक्टिव एक्शंस ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो एज पर प्लान अचीव हो पाए। ये एक तरीके से हमारे लिए चेक पॉइंट सिस्टम की तरह होता है जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को अलाइन किया जाता है विद द टारगेट्स, कि भाई आप जब भी ट्रैक से भटकना शुरू करो ये फिर से आपको ट्रैक पर लेकर आता है। टाइम टू टाइम आपको ये बताता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद यहाँ आप आइडेंटिफाई कर पाते हो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड करेक्टिंग इट क्विकली। ये आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ गलत चल रहे हैं और कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है ताकि आप फिर से अपने ट्रैक पर आए, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की तरफ। और फीचर ऑफ कंट्रोलिंग के लिए तो मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, कर लो ना FB पर अपने दोस्तों को ग्रुप कॉल, तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ी अपनी एक्रोनिम FB। FB का मतलब क्या है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। कि ये बैकवर्ड लुकिंग तो इसलिए है क्योंकि ये हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है कि भाई कंट्रोलिंग पीछे इसलिए देखेगा क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमने अब तक क्या किया है, उसी के बेसिस पर तो पता चलेगा ना कि गलतियां क्या है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करना जरूरी है ताकि इंप्रूव कर सके फ्यूचर प्लानिंग को। अब फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि करेक्टिव एक्शंस हम यहाँ पे जो भी लेते हैं, भाई हमने पीछे मुड़ के, हम खड़े थे, हमने पीछे मुड़ के देखा कि हमने क्या गलती करी है, तो बैकवर्ड लुकिंग हो गए। उस गलतियों से सीखते हुए हमने अपनी नई प्लानिंग करी, गलतियों को सुधारा, करेक्टिव एक्शन लिए ताकि फ्यूचर प्लानिंग हमारी सही हो सके, वही सेम गलतियां हम दोबारा रिपीट ना कर सकें। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को कहा गया कि ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है और ये बैकवर्ड लुकिंग भी है। उसके अलावा ये परवेसिव फंक्शन है। P फॉर परवेसिव। परवेसिव मतलब जो हर जगह है, जिसको आपको हर एक लेवल पे चाहिए। जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को कंट्रोल कर रहा है, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को कंट्रोल कर रहा है, और ऑपरेशनल लेवल के सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट में हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती रहती है। उसके बाद गोल ओरिएंटेड है। अब ग्रुप कॉल करोगे GC से तो ये लो, तो G फॉर होता है बेटा क्या आपका? गोल ओरिएंटेड। कि क्योंकि ये बार बार पीछे देखता है, वहां से गलतियों को पहचानता है, करेक्टिव एक्शन लेता है कि भाई देखो तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम अपने गोल से भटक रहे हो, तो ये हमेशा तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए कंट्रोलिंग को बोला गया कि ये गोल ओरिएंटेड है। क्यों? बिकॉज इट एंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि हमारी ये सारी एक्टिविटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही होनी चाहिए। ये कॉन्टिन्यूस है। C फॉर कॉन्टिन्यूस। भाई कंट्रोलिंग कब तक रुक रहा है? अगर तुमने प्लानिंग से शुरुआत कर ली है ना, तो प्लानिंग से शुरुआत करके तुम कंट्रोलिंग तक जाओगे। तो हर एक एक्टिविटी के लिए आप कंट्रोलिंग की प्रोसेस का यूज करेंगे। तो ये कोई वन टाइम टास्क नहीं है, ये एक ऑन गोइंग और रिपीटेटिव है। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आप कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गए हमारे फीचर्स। अब बात करते हैं किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना मैं बहुत मजे से बोलती हूँ, ओ I am CA। तो बेटा जिसमें O से मतलब क्या होता है हमारा?
ओ से क्या मतलब है? ओ से मतलब है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज के डिसऑनेस्ट बिहेवियर के ऊपर नजर रखने में मदद करते हैं। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में लगे होते हैं ना सीसीटीवी कैमरास, कि कहीं तुम्हारी मैडम क्लास में बैठ के इंस्टाग्राम रील तो नहीं देख रही है, या फिर अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट अपडेट तो नहीं कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप का स्टेटस तो नहीं लगा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास ऑफिस के अंदर क्या करते हैं कि भाई वर्कर जो टाइम पर है वहाँ पर रील नहीं बनानी है, रील्स तो क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है। तो ऐसे क्या बना रहता है, एक डर का माहौल, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। उसके अलावा ये हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर हम पहले से ही स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बारे में बता देते हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट हम मेजर करने वाले हैं आपकी परफॉर्मेंस। अब जैसे कि मैंने अपने वर्कर को बोला कि देखो भाई, सबको 5% का बोनस मिलेगा। अगर आपने इस महीने 200 यूनिट्स अगर बेच दी मार्केट के अंदर, तो सबको 5% का बोनस मिलेगा ऑन दी सेल्स। ठीक है, अब आपको पता है ना कि बोनस कब मिलेगा, जब वो आप टारगेट अचीव कर लेंगे, तो आप मोटिवेटेड होंगे टू अचीव दैट टारगेट, अगर आपको वो बोनस चाहिए तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को एडवांस में पता होता है कि एक्सपेक्टेशंस और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो ऐसे ही एक राज था, उसने वो सेल्स टारगेट अचीव करे, वो सेल्स किंग बन गया, और यहाँ पर उसकी पूरी टीम मोटिवेटेड होगी कि भाई इसको किंग बनाया है, अगली बार हमको भी किंग यहाँ पर बनना है। ठीक है, उसके बाद अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब यहाँ पर आपकी मदद होती है कि आप किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। क्यों बेटा? ये आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करता है कि भाई ट्रैक पे रहो, ट्रैक पे रहो, ट्रैक पे रहो, भटकना नहीं है ट्रैक से। देखो तुम मिस्टेक कर रहे हो, करेक्टिव एक्शन लो, वापस आओ। तो ये बार बार जो आपके हाफ ईयरलीज, पीरियोडिक टेस्ट ये चल रहे हैं, ये तुम्हें ट्रैक पे लाने के लिए चल रहे हैं। ये प्री बोर्ड्स इसलिए ही आएंगे कि तुम्हें बताएंगे कि बेटा अब तो समय दूर नहीं है कि जब बोर्ड एग्जाम तुम देने के लिए बैठ जाओगे, तो संभल जाओ। तो बार बार आपको ट्रैक पे रखकर ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। तो मैनेजर यहाँ पर स्टॉप कर देता है रॉन्ग पिज्जा का ऑर्डर जस्ट इन टाइम, कि अगर कभी उसको एकदम से दिखता है कि भैया गलत पिज्जा जा रहा है, ऑर्डर तो किसी और पिज्जा का आया था, तो उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है टाइम टू टाइम मॉनिटर करके। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज को अवॉइड किया जाता है और उसका ऑप्टिमल यूज किया जा रहा है। पहले से सारे स्टैंडर्ड सेट है, पहले से आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, तो हर किसी को रिसोर्सेज उसी के अकॉर्डिंग एलोकेट किए जाते हैं, तो वेस्टेज नहीं होती। जैसे कि किसी कॉलेज के अंदर फेस्ट ऑर्गेनाइज होना था, तो उसका जब बजट बना, तो जो उनका बजट बनाने वाला बंदा था, मतलब जो उनका फाइनेंशियल जो हैंडल कर रहा था फाइनेंस, उसने बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉम की तरह बोला कि देखो भाई, तुम लोग इतना ये तगड़म शकड़म कर रहे हो, अकड़म शकड़म कर रहे हो, जो मेन चीजें हैं वो कर लो, बिना मतलब के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अक्सर हमारी मम्मियाँ कहती रहती हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि हर जो डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेशन को फॉलो करेगा। अब देखो, आपके पास स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट है। अब मैंने कह दिया जी 200 यूनिट बेचनी है। अब 200 यूनिट तभी बिक पाएंगी ना जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा। और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कैसे करेगा? जब उसके पास रॉ मटेरियल पहुंचेगा, यानी कि उसके पास रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए पैसा आएगा। तो जब तक सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, कंट्रोल करना भी मुश्किल है। बट कंट्रोल ने क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपके सामने रख दी है, तो अब सबको ये पता है कि उनको कैसे काम करना है, और वन आफ्टर वन जब एक सभी लोग मिलकर काम करेंगे कोऑर्डिनेशन में, तभी उनका वो टारगेट अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग की हेल्प से क्या होता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आता है, उनके एक्शंस में कोऑर्डिनेशन आता है। ठीक है, जैसे कि इवेंट टीम जो है वो मैनेज करती है व्हाट्सएप के थ्रू, फटाफट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है ताकि सभी लोग वन आफ्टर वन काम करते रहें। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब क्या होता है ना कि कई बार हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, वो तो डायनामिक है। अब क्या होता है कि हमने जो पहले स्टैंडर्ड सेट किया था वो पहले की सिचुएशन के हिसाब से किया था, अब अचानक से सिचुएशन चेंज हो गई, तो हमको कई बार स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग स्टैंडर्ड कई बार बहुत हाई रख देते हैं, जो अचीवेबल नहीं होता, अटेनेबल नहीं होता, और कई बार हम स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो रख देते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये तो सभी लोग कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड हमें ऐसा सेट करना है जो ऐसा भी ना हो कि भाई आपने बिल्कुल ऐसा स्टैंडर्ड रख दिया जो कोई अचीव ही नहीं कर पाएगा, और ऐसा भी ना हो कि भाई सबको उस स्टैंडर्ड को अचीव करने में मतलब बहुत इजीली
वो लोग चुटकियों में उस स्टैंडर्ड को वो अचीव कर पा रहे हो, मतलब लगे कि यार कुछ काम किया है, हाँ कुछ हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट हुआ है। तो एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट कई बार हम लोगों को अपने स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को चेक करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फॉल्टी कुकी को यहाँ पर हमने अपने कुकीज का एक पर्टिकुलर वेट यहाँ पर रख रखा था, स्टैंडर्ड वेट। अब जब हमें दिखा कि कुकीज का वेट कम हो रहा है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टैंडर्ड दोबारा से रिवाइज करना है कि हमें लग रहा है कि इतने रॉ मटेरियल में हम इतने ग्राम्स ऑफ कुकीज ही यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया जाता है। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंस पढ़कर मैं कहती हूँ OIMCA, ठीक है। तो चलो भाई, OIMCA तो हमारा हो गया। अब आते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग पे। और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के लिए हम क्या कहते हैं, स्मार्ट मैनेजर्स कंट्रोल द एक्शंस टाइमली। तो जो समझदार मैनेजर होता है वो टाइम से एक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन से एक्शंस, जो गलत चल रहे होते हैं। तो बेटा हमारे इसका सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि यहाँ पर हम लोगों को अपने परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा, वो बेंचमार्क्स, वो क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव मतलब जैसे कि हम कॉस्ट के टर्म्स में चेक कर रहे हैं, रेवेन्यू के टर्म्स में चेक कर रहे हैं। बट वहीं पे क्वालिटेटिव मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम रेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो क्वालिटेटिव मतलब हम सेटिस्फैक्शन के लेवल पे चेक कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से सेट किए जा सकते हैं। अब एक बार तुमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो अब तुम्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तभी तो पता चलेगा कि काम सही हुआ या नहीं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब वो टेक्निक कौन कौन सी हैं, जैसे कि भाई देखो, तुम ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद जाकर एक एक चीज चेक कर रहे हो। अब मुझे जानना है कि मेरी क्लास में सभी बच्चों ने क्वेश्चन किया या नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पूरी क्लास में जाके राउंड लगाऊंगी, हर एक बच्चे का एक एक रजिस्टर चेक करूंगी। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो या तो मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन करूं या फिर मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना शुरू करूं आपकी, यानी कि आपका रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करूं, या फिर केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स असाइन कर देते हैं, उसके बेसिस पर भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी हो तो लिख सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो इस वर्ड को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके अलावा कुछ रेशोज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसके बाद जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, अब आपके सामने स्टैंडर्ड भी है, एक्चुअल भी है, तो अब आप करेंगे उसको कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर आपने क्या किया, उसको एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से मेजर किया, कंपेयर किया, यानी कि आपने एक फॉर्मूला लगाया, एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बेटर रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। बट वहीं पे अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम रही तो नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी कम रह गई है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। उसके बाद जब आपने कंपैरिजन कर लिया, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में पता चल गया, तो अब आप उस डेविएशन को एनालाइज करते हैं। अब आप देखते हैं ये डेविएशन कैसा है, क्या ये ऐसा डेविएशन है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को थ्रेट कर सकता है, उसकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया से रिलेटेड है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, या हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या ये एक ऐसा डेविएशन है जिसको हम छोड़कर चलें कि भैया यार इतना तो हो ही जाता है, इतना तो ठीक है, इतनी परमिसेबल लिमिट इतनी हमने तय कर रखी है, इसके अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। या हमें लग रहा है कि नहीं यार परमिसेबल लिमिट्स के बियॉन्ड जा रहा है, करेक्टिव एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दो चीजें देखते हैं, हम यूज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जहां पर फोकस किया जाता है की रिजल्ट एरियाज पे, यानी कि ऐसे एरियाज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वहां पर बात आ गई तो डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा। या आप देखते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो वहां पर हम कहेंगे कि हम सिर्फ मेजर डेविएशंस को हैंडल करते हैं, हमने अपने हर एक डेविएशन की, हर एक काम की एक परमिसिबल लिमिट सेट कर रखी है कि भाई अगर हम 100 यूनिट बनाते हैं तो उसमें 2 यूनिट डिफेक्टिव निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कल को 5-10 यूनिट अगर डिफेक्टिव निकलने लग गई तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा।
क्या पढ़ा था हमने? एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, तो ऐसा होगा कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों में, दोनों तरीके की चीज़ों में हम क्या देखते हैं? पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम क्या देख रहे हैं कि मेन एरियाज हमने सेट कर रखे हैं, कुछ की रिजल्ट एरिया सेट कर रखे हैं, वहां गड़बड़ होगी तो ध्यान देंगे, अदरवाइज ठीक है, सही चल रहा है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या करेंगे कि अगर हमारी परमिसेबल लिमिट से बियॉन्ड जाएगा तो ध्यान देंगे, अदरवाइज हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट, अब जैसे कि यहाँ से रिपोर्ट हमें जो भी मिली होगी उसी के बेसिस पर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, यानी कि हम करेंगे अपनी प्रॉब्लम को फिक्स। कैसे? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करके, रीशेड्यूलिंग करके, या फिर रिसोर्सेज को ऐड ऑन करके। तो इस तरीके से करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है जी, हो गई क्लियर आपको यहाँ तक प्रोसेस भी। अब लास्ट आखिरी टॉपिक, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो क्या रिश्ता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में? तो भैया प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो एक एंडिंग पॉइंट है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लानिंग जहाँ पर गोल सेट करता है, वहीं पर कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि हाँ वो अचीव हो गए हैं। कंट्रोलिंग आपको फीडबैक देता है फॉर दी बेटर प्लानिंग, कि आज आपने जो किया है, अब आप जो कर चुके हैं उसके बेसिस पर आप जो आगे की प्लानिंग करेंगे उसका ध्यान रखिएगा, तो उसके लिए आपको एक फीडबैक मिल जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें इन दोनों के बीच का रिश्ता, तो देखो भाई, प्लानिंग आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि आप काम कर सके, वहीं पे ये आपकी उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जहां पर प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, ये बताता है व्हाट टू डू, वहीं पे कंट्रोलिंग इवैल्यूएटेड है, जहां पर इवैल्यूएटिव है, जहां पर वो बताता है हाउ इट वाज डन, ये कैसे हुआ था। जहां पर प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है बेस्ड ऑन दी फॉरकास्ट, हालांकि बैकवर्ड लुकिंग भी है, दोनों ही है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि वो फॉरकास्ट के ऊपर बेस्ड है। वहीं पे कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि वो करेक्टिव एक्शन पे बेस्ड है, कि आज के करेक्टिव एक्शन फ्यूचर के प्लानिंग को इंप्रूव करता है, तो दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है। ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी बेस्ड है, इसलिए प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, कि नई प्लानिंग को करते टाइम हम लोग पीछे की चीजों को जरूर देखते हैं, तो बैकवर्ड लुकिंग भी हुआ। ये बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि ये पास्ट डेटास के साथ डील करता है ताकि हम इंप्रूव कर सके आगे की चीजों को। तो दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ये दोनों पॉइंट्स उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। लास्ट वन इज कि बिना कंट्रोल के प्लानिंग तो भैया मीनिंगलेस है। अगर तुमने कंट्रोल करना ही नहीं है तो प्लान करने की जरूरत क्या थी। वहीं पे अगर कोई प्लान नहीं है तो कंट्रोलिंग बेसलेस हो जाती है। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ही नहीं है, मेरे पास टारगेट ही नहीं है, तो मैं कंट्रोल किस चीज को कर रही हूँ, किस चीज से कंपैरिजन करूँ जब मेरे पास वो बेस ही नहीं है। तो बेसलेस हो जाती है आपकी कंट्रोलिंग अगर कोई प्लान नहीं होता तो ठीक है बच्चों, ये हमने कंप्लीट किया अपना वन शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। सो आई होप कि बहुत अच्छे से आपका कंट्रोलिंग भी रिवाइज हो गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। और इसी के साथ हमारा हाफ ईयरली का ये जो रिवीजन सेशन था ये होता है ख़त्म। और डेफिनेटली इंतज़ार कीजिएगा, कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए हर थोड़े टाइम बाद आएगी ज़रूर, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जर्नी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती जाएगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वन शॉट रिवीजन सीरीज़ आपके कितने काम आई और इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ, कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। अब मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ एक अगली वीडियो में। सो टिल देन पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अच्छे से प्यारी सी स्माइल के साथ रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।